गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? रात्रि और सायंकाल के मध्य का समय और इस समय घड़ी पर है 8 और आप सभी जीके कुछ की क्लास के लिए तैयार। चलिए फिर सभी लोग जुड़ जाइए और इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास से प्यारे अभ्यर्थियों, ये विभिन्न प्रश्नों को इकट्ठा करके इनका एक समावेशन किया गया है। इसके बाद ये क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? 1857, 1859, 1856 या फिर 1861? कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें कि अंग्रेजों द्वारा जो लगाया गया अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, ये कब लगाया गया था? और प्यारे अभ्यर्थियों, आपका सही आंसर माना जाएगा 1859, यानी कि 1859। 1859 की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो 1859 आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि जो अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लगाया गया, तो ये 1859 में लगाया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया प्यारे अभ्यर्थियों कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, ये चाय के बागानों को छोड़ करके बाहर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कठोर एक अधिनियम लगाया गया था चाय बागान के श्रमिकों के ऊपर। प्यारे अभ्यर्थियों, अधिनियम इतना कठोर था कि बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो कहते थे कि आप अपने जन्मभूमि तक जाने की अनुमति नहीं है आपको, आप केवल असम के बागानों में ही तक सीमित रहेंगे, चार दीवारी के बाहर आप अपने पैर नहीं रख सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? ग्रुप डी 2022 ने पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? 19, 21, 18 या फिर 20? कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें आपके संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। डी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो आपका अनुच्छेद 20 है, तो अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें जो अनुच्छेद 20 है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो इसका पहला मतलब है कि एक अपराध के लिए एक सजा। कोई एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया तो उसके लिए उसे केवल एक ही सजा मिलेगी और एक ही बार सजा मिलेगी प्यारे अभ्यर्थियों। दूसरा कह रहा है कि अपने अपराध करने के समय में जो अपराध किया जिस व्यक्ति ने, ठीक है, जो अपराध है, तो अपने अपराध करने के समय में कानून के तहत सजा मिलेगी। मतलब कि आज मैंने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, इसका सीधा सा संबंध ऐसा है कि आज मैंने कोई अपराध कर दिया और आज जो है उस अपराध के संबंध में कानून में उक्त सजा का प्रावधान था, मतलब किसी सजा का प्रावधान होगा और वो मैंने कर दिया, अब मुझे सज़ा मिल गई। ठीक है, अब मान के चलो कि कल के दिन वो कानून ही बदल जाए और उसमें कुछ दूसरी सज़ा हो जाए, बहुत हल्की सज़ा हो जाए, बहुत कठोर सज़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो अपराध करने के समय में जो कानून लगा था, उस कानून के तहत ही सज़ा आपको मिलेगी। आपका दूसरा पॉइंट है। बात करें तीसरी स्वतंत्रता की, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी व्यक्ति है उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। किसमें? आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं कि सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? ऑप्शन देखिएगा एक बार। संसद, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? मतलब मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का जो निर्वहन करता है वो कौन है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, आप समझ ही गए होंगे, आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे कार्यपालिका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सरकार के कितने अंग होते हैं? आपने पढ़े होंगे, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो विधायिका कानून और जो जननीतियाँ होती हैं वो बनाती है
और बनाती है तो बिगाड़ती भी है, और अगर बिगाड़ती है तो बदलती भी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कानूनों का निर्माण करने का जो एक हम कहें कि मतलब अधिकार है वो विधायिका के पास है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में अभी मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करे, यानी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है आपकी वो कार्यपालिका हो गई, ठीक है। और जो आपकी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का मुख्य काम है कि संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाना। ये जो भारतीय आम जनमानस है, तो संविधान में जो कानून लिखा गया है उस कानून का मतलब पालन करवाना, और जो पालन ना करे तो फिर उसे को दंडित करना। तो ये न्यायपालिका का काम है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? एसएससी जीडी 2011 ने पूछा है, माही, ताप्ती, करजन या फिर नर्मदा। तो उकाई बांध जो है तो किस नदी पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, ताप्ती नदी सही होगा आपका, ठीक है। ताप्ती नदी प्यारे अभ्यर्थियों सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो उकाई बांध परियोजना के तहत निर्मित ये जो बांध है तो गुजरात के सूरत जिले में ये ताप्ती नदी पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। गुजरात में ही बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध के बाद ये जो उकाई बांध है ये दूसरे नंबर का बड़ा बांध है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारत की प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई प्यारे अभ्यर्थियों। इनमें से बात करें जो सबसे बड़ी है तो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। बात करें हीराकुंड बांध परियोजना, ये प्यारे अभ्यर्थियों आपको महानदी पर मिलेगी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर वैली, ठीक है। दामोदर घाटी जो परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों दामोदर नदी पर स्थित है। एक आपने नाम सुना होगा इडुक्की परियोजना, तो इडुक्की जो परियोजना है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है। तो बहुत सारी जो है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। क्लियर? अगले प्रश्न पर आ जाए। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? पूछा गया है कि भारत में जो मौद्रिक नीति है वो मौद्रिक नीति कौन लागू करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, संसद या आरबीआई। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही आंसर की, तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक आपके मौद्रिक नीति को लागू करता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1959 को की गई थी, 1935 को की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। और जो इसका राष्ट्रीयकरण है वो आपका जनवरी 1949 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर आपके लिए मुंबई में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। आरबीआई के कार्यों की बात करें तो मौद्रिक नीति बनाना, उन्हें लागू करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, भारतीय मुद्रा की साख को नियंत्रित किए रहना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा का विनियमन करना, और अगर मुद्रा परिचालन योग्य ना हो तो उस मुद्रा को क्या कर देना? नष्ट भी कर देना, ठीक है। ये आपके आरबीआई के काम है। नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया था? पोम्पेई, अंगकोर वाट, बेओ मंदिर या फिर रोड्स का कॉलोसस प्यारे अभ्यर्थियों? और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका अंगकोर वाट। अंगकोर वाट की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है, जो कि 402 एकड़ की एक भव्य बहुत बड़ी एक धार्मिक एक इमारत है जिसे अंगकोर वाट का नाम दिया गया है। तो अंगकोर वाट को दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी एक धार्मिक संरचना का एक खिताब प्राप्त है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि 402 एकड़ की विशाल मतलब कि इमारत में पूरा बना है आपका अंगकोर वाट का जो मंदिर है प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वियतनाम के सैनिकों द्वारा जो गोलियाँ चलाई गई उनके निशान भी मिलेंगे आपको। भगवान विष्णु का जो एक अवतार था उसकी भी एक यहाँ पे मतलब कि चित्रकारी मिलेगी आपको। तो बात करें तो दुनिया का जो 8वां अजूबा है यानी जो 8वां आश्चर्य है वो आपका अंगकोर वाट है, कंबोडिया में स्थित है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाओ। निम्न में कौन से स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था प्यारे अभ्यर्थियों? गोल गुम्बद, चौमहल्ला महल, वारंगल किला या फिर चार मीनार प्यारे अभ्यर्थियों? और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका चार मीनार, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया चार मीनार। चार मीनार की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो मुख्य मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो कुतुबशाही वंश के 5वें शासक थे इनके द्वारा बनवाया गया। इन्होंने सबसे पहले तो हैदराबाद की स्थापना की थी और 1591 में चार मीनार का निर्माण भी करवाया था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें चार मीनार की तो हैदराबाद की इतिहास और विरासत का सबसे बड़ा अगर कोई पर्याय है तो वो क्या है? चार मीनार है, ठीक है। हैदराबाद किस लिए जाना जाता है? तो चार मीनार के लिए जाना जाता है हैदराबाद मुख्य रूप से, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे प्यारे अभ्यर्थियों? ध्यानचंद्र, जयपाल सिंह मुंडा, बलबीर सिंह, चरणजीत सिंह। और यहाँ पे सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका बी ऑप्शन यानी कि जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पहले कप्तान थे प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इनकी तो इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था प्यारे अभ्यर्थियों। 1939 में ये
आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी रहे और जो आपके 389 सदस्य थे प्यारे अभ्यर्थियों संविधान सभा में, उनमें से भी एक आपके ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे, यानी कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे जिन्होंने आदिवासियों के तरफ से अपनी आवाज़ को उठाया था। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो रांची में उनके नाम का एक स्टेडियम भी है जिसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जाता है? प्यारे अभ्यर्थियों यूपीपीसी से 2012 ने पूछा, तो आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कुंडा और काला कांकर, कुंडा और काला कांकर दो ऐसी जगह है प्रतापगढ़ के अंदर जहां पे आंवले का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फल पट्टी विकास योजना भी संचालित की गई है। ठीक है, फल पट्टी विकास योजना आंवले के मुख्य और सर्वाधिक उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई फल पट्टी विकास योजना। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाए। करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपी सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी या फिर सहारनपुर? और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्यारे अभ्यर्थियों क्या है कि प्लास्टिक मुक्त प्रदूषण से निपटने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों लखीमपुर खीरी जिले के एक तहसील पड़ती है गोला गोकर्णनाथ, तो लखीमपुर खीरी जिले के तहसील गोला गोकर्णनाथ के कुंभी नामक एक गांव में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का एक सही निर्णय लिया है, एक सही फैसला लिया है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इस योजना की तो 2000 करोड़ रुपए यानी कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह योजना प्यारे अभ्यर्थियों बलरामपुर चीनी मिल द्वारा विकसित की जाएगी, जहां पे आपके लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ के कुंभी नामक गांव में इस बायोप्लास्टिक पार्क का क्या किया है, निर्माण किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाए और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर केरल? और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया प्यारे अभ्यर्थियों? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन नामक योजना शुरू की है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद में आप लोग नोट किया करिए। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों महाराष्ट्र सरकार ने जो शुरू की है माझी लड़की बहन योजना प्यारे अभ्यर्थियों अभी हाल ही में शुरू की है, जिसमें लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों को सहायता प्रदान की जाती है। 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की जो पात्र महिलाएं हैं, इन महिलाओं को प्रति माह यानी कि हर माह जो है तो 1500 रुपये मिलेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के प्रश्न कार्यक्रम की। तो आज के प्रश्न कार्यक्रम में आपके सामने बात करेंगे प्रश्न की, लेकिन उससे पहले की बात करें तो कल हमने अपने पिछली क्लास में पूछा था कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? और प्यारे अभ्यर्थियों इसका सही उत्तर माना जाएगा कि उड़ीसा की जो सीमा है वो आपकी जो है तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, और इसमें सही उत्तर देने वालों में से नाम है, मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे सही उत्तर दिया है रेशमा, इसके बाद है आरती शिवहरे, इसके बाद है शिवानी द्विवेदी, ओम मिश्रा ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है और छोटी रानी ने सही उत्तर दिया है। अभी तक की क्लास रिकॉर्डिंग के समय इतने लोगों के सही उत्तर आए। इसके बाद में भी जिन लोगों ने 4 ऑप्शन का सही आंसर जो लोग देंगे उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। ठीक है, बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया? यानी कि किस वर्ष में सूचना का जो अधिकार अधिनियम था इसका अधिनियमन किया गया था? 2016, 1994, 2005 या फिर 1957? मतलब कि किस वर्ष में सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसका अधिनियमन किस वर्ष में किया गया था? 2016, 1994, 2005 या 1997? प्यारे अभ्यर्थियों मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।